गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई फिर से स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ रहे होंगे थर्ड चैप्टर का जो क्लास मतलब ये बुक है जिसकी रीडिंग हमारी चल रही थी। इसकी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने इसकी रीडिंग करवा दी थी और अब हम इसके आगे की पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा स्पीड से लेंगे और इस रीडिंग को अपन कंप्लीट करके अपन पढ़ेंगे कल से फोर्थ चैप्टर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो किताब वाले हैं वो तो अभी करवा ही रहे हैं, अभी करवा ही देंगे अपन साथ साथ में। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो वाले अंदर वाले जो क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ हम अगले संडे को लाएंगे। ठीक है, इस संडे को हम क्या ला रहे होंगे बताओ? इस संडे को देखो चैप्टर सेकंड का अपना एमसीक्यू वाली हो चुकी होगी सीरीज। हाँ, उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली भी हो चुकी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह रहे हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो या तो पीडीएफ डाल दूंगा या फिर अपने एक संडे को लेके उसको भी करवा देंगे। ठीक है, या फिर सेकंड और थर्ड के दोनों के क्वेश्चंस मिला के एक साथ करवा देंगे। ठीक है, चलो मंडे से जो स्टार्ट होगा वो कौन से चैप्टर स्टार्ट होगा? अपने फोर्थ, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। चलो टाइम बर्बाद न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो मैंने बोला था आपसे कि आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? 6 बजे। 6 बजे का मतलब 6 बजे। आज 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं मेरी बातों पर कभी नहीं मुकरता। बातें ये होती है, मतलब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है भाई, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? नेट नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा भाई, क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अपलोड नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही, ये जब बोर्ड ही चालू नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, आप क्या करें? ठीक है, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, अपने वादे कभी अधूरे नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपन पढ़ रहे होंगे बेटा सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे अपन? सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे थे मेरे भाई। सक्रियता श्रेणी में आप सभी का स्वागत है और सक्रियता श्रेणी आपका स्वागत कर रही है ना। चलो देखो, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, अवरोही का क्रम मैंने बताया था बेटा, घटते हुए क्रम में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्नलिखित श्रेणी या सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे क्या कहा गया है बेटा? हमने सक्रियता श्रेणी कहा है। किसी ने क्या कहा है? हमने इसको सक्रियता श्रेणी कहा है या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे की तुलना में मेरे भाई। क्या है? एक दूसरे की तुलना में मेरे दोस्त। क्या है? एक दूसरे की क्रियाशीलता। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या है मेरे भाई? धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का मतलब है कि एक धातु की दूसरे धातु के सापेक्ष तुलना करके हमने बताया है कि ये तो अधिक क्रियाशील है और ये इससे कम क्रियाशील है। ठीक है, ये बात अपन ने देखी। अब देखेंगे अपन आगे इस सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक भाई मैंने बता दी थी तुम्हें। क्या बताई थी मैंने? तुम बोलोगे सर हमें याद है, तो क्या याद है बताएंगे? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। ठीक है, केदारनाथ का माली। देखो भाई मैंने एनसीईआरटी की ही मैंने सक्रियता श्रेणी ली है। तुम देखोगे बहुत सारी जगह सक्रियता श्रेणी में क्या होंगे? बहुत सारे तत्व लिए हुए होंगे। मैंने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मतलब इसमें जो दिया हुआ है वो मैंने पूरे के पूरे लिए हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है मेरे भाई। क्या है? अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? ये ऊपर वाली जो धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील हैं। घटती हुई अभिक्रियाशीलता दिखाई रहा है, तो सबसे कम क्रियाशील कहाँ हो जाएंगी? ये नीचे जो होंगी वो बेटा क्या होंगी? सबसे कम क्रियाशील होंगी। आ गई बात समझ में? केदारनाथ का माली, के का मतलब पोटेशियम है, Na का मतलब सोडियम है, Ca का मतलब कैल्शियम है, Mg का मतलब मैग्नीशियम है, Al का मतलब एल्युमिनियम है, Zn का मतलब जिंक है, Fe का मतलब आयरन है जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, Pb का मतलब लेड है बेटा, H का मतलब हाइड्रोजन है, Cu का मतलब कॉपर या तांबा है, Hg का मतलब मरकरी या पारा है बेटा, और Ag का मतलब क्या है? सिल्वर है, और Au का मतलब गोल्ड है जिसको हम ओरम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो मैंने बताया था बेटा सोडियम क्या है बेटा? बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह वायु या नमी के संपर्क में आने पर यह तेजी से ये शीघ्रता से आग पकड़ लेती है, जिसके कारण हम इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो सर अभी पढ़ाई अपन ने, हाँ कल, अभी नहीं पढ़ा अपन ने, कल पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़ा था अपन ने? ये पढ़ा था सर कि सोडियम क्या है? एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जो कि क्या करती है? वायु के साथ या जल के साथ या नमी के साथ बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण हम इसको आग से बचाने के लिए अभिक्रियाशील मतलब क्रिया करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं।
इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए भाप के साथ आयरन। तो भाप के साथ आयरन में मैंने बताया था तुम्हें कि भाप के साथ आयरन में क्या होगा भाई, भाप के साथ जब आयरन में अभिक्रिया करवा रहे थे अपन, भाप के साथ जब आयरन की अभिक्रिया करवा रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर, एक मिनट, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया देख रहे थे अपन। तो इसमें क्या हो रहा था बताओ, देखो भाप के साथ जब आयरन करवा रहे थे तो भाप का मतलब क्या है मेरे भाई, H2O है, और आयरन का मतलब क्या है, Fe है, ठीक है, Fe है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर Fe2O3, Fe2O3 बनेगा, क्या बनेगा, Fe2O3। इसको संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, Fe2O3 तो बन गया, लेकिन साथ में 6 क्या बन गई, मतलब 3 H2 हाइड्रोजन गैस और बन गई। ये क्या हो गया मेरे भाई, संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित। ये इसकी क्या हो गई, समीकरण हो गई भाप के साथ आयरन, भाप के साथ आयरन। इस तरीके से इसमें डेल्टा और लिख देंगे। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, अब बताओ क्या तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते, हाँ सर हम बना सकते हैं। देखो भाई बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने तुम्हें अभिक्रियाओं की, ठीक है। तो जल के साथ किसकी बता रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब क्या है, Ca प्लस में क्या है बेटा, H2O, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का क्या बनाएगा बेटा, होल ट्वाइस बनाएगा, क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि O कितना है मेरे भाई, 2 है, ठीक है। ये क्या हो गई, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया हो गई। अब पोटेशियम के साथ तुम बना के दिखाओगे, पोटेशियम की ये होगी K प्लस में H2O, और ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा सर KOH प्लस में H2, बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम बोलोगे हाँ सर बनेगा, और मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, और इसको भी 2 करना पड़ेगा, और ये मेरी समीकरण क्या हो जाएगी मेरे भाई, संतुलित हो जाएगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी, तुम बोलोगे हाँ सर हो जाएगी, बन जाएगी। अब बात करते हैं बेटा A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। चलो देखते हैं, ये उतार लेंगे सभी, ठीक है, उतारना है तो, नहीं उतारना तो कोई बात नहीं, ये मैंने लिख दी है, आगे देखेंगे, ठीक है। कोई अभिक्रिया नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन, जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट। और देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बताओ कौन सी है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, बताएंगे सभी, बताओ कौन सी है, बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे। देखो सर ये सल्फेट वल्फेट को तो छोड़ो, अपन धातु की बात कर लेते हैं। और धातु में अधिक क्रियाशील कौन सी होंगी सर, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से होगी, तो कौन सी थी भाई, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा। अब बताओ क्या क्या है इसमें, बताएंगे सभी, सभी बताएंगे, एक बार जल्दी बताएंगे भाई क्या क्या है इसमें और क्या क्या देखना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सभी, बताएंगे मेरे भाई। बैठने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भाई, तुमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही बताया जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं है। चलो बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे मेरे भाई, अरे जल्दी बताएंगे, बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। बताओ कौन सी धातु है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तुम देखोगे सर ये तो कोई अभिक्रिया नहीं कर रही, ये ए वाली कोई अभिक्रिया नहीं कर रही, बी वाली कोई, बी वाली अभिक्रिया कर रही है, सी वाली कोई भी अभिक्रिया नहीं कर रही, डी वाली कोई अभिक्रिया नहीं कर रही। तो बेटा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तुम बोलोगे सर बी है। कौन सी है मेरे भाई, बी है। कौन सी है, बी है। कौन सी है, बी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, बताओ। जब धातु बी है, जो धातु बी है इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो क्या होगा, बताओ। जब धातु बी है इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो क्या हो जाएगा, बताएंगे, बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। तुम बोलोगे सर धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, बताओ।
कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तुम बोलोगे सर विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा भाई? कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, जिसको हम कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीलत होता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलत होता भी बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा बेटा? बताओ कैसा हो जाएगा? वो हल्का सा फीका पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? हल्का सा फीका पड़ जाएगा। तो देखो लिखेंगे इसमें, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? जब धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होगी और जो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वो उसका रंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा मेरे भाई। क्या पड़ जाएगा? थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। बताएंगे थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा बेटे? हल्का पड़ जाएगा। और क्या होगा बताओ? कॉपर क्या करेगा? विस्थापित हो जाएगा और धातु किस पर निक्षेपित हो जाएगी? बी पर निक्षेपित हो जाएगी। किस पर निक्षेपित हो जाएगी बेटा? बी पर क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी। कोई समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं है, इसको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझेंगे कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए। बेटा जब धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो नीला था वो हल्का सा मतलब क्या हो जाएगा? हल्का नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का नीला हो जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। धातु ए बी एवं सी, धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता कि ये क्या हो जाएगा कि नहीं होगा? तो देखो भाई यहां पे समझेंगे। सबसे पहले धातु कौन सी अभिक्रियाशील कर रही है? सर विस्थापन मतलब बी वाली। फिर कौन सी कर रही है? ए वाली। यहां पर कोई सी अभिक्रिया ही नहीं कर रही। अब मुझे बताओ जब बी की अभिक्रिया करवाएंगे इससे कॉपर सल्फेट से, तो इस कॉपर सल्फेट को विस्थापित करेगा कि नहीं आयरन सल्फेट? तुम बोलोगे हाँ सर करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आयरन सल्फेट क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील है मेरे भाई। देखो समझेंगे कैसे, मैंने बताई है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा भाई? देखो ये क्या है? बी। यहां तो इसने आयरन के साथ ही क्या कर ली? विस्थापन अभिक्रिया कर ली। लेकिन यहां पर कॉपर सल्फेट के साथ इसमें तुम देखोगे इसने विस्थापन बाद में किया है भाई। यहां पे तो इसने कोई अभिक्रिया नहीं की थी ना भाई, समझेंगे। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो क्या है? इस आयरन सल्फेट के विलयन से कम क्रियाशील है कि नहीं है भाई? इस धातु बी ने यहीं पर क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली। क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली। लेकिन यहां पर जब देखेंगे अपन तो बेटा कॉपर सल्फेट इस आयरन सल्फेट से कम क्रियाशील है कि नहीं है? तुम बोलोगे हाँ सर बहुत कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है तो बेटा बताओ इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? तो तुम बोलोगे सर विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो अधिक क्रियाशील तत्व है और एक क्या है अपने पास? कम क्रियाशील तत्व है। तो जब विस्थापन अभिक्रिया होगी तो एक कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला रंग का था वो थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा? हल्का पड़ जाएगा। रंग कैसा पड़ जाएगा उसका? थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। और फीका पड़ने के बाद में जो ये विस्थापन होगा उसमें इस कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया जाएगा? मतलब विस्थापित कर दिया जाएगा और धातु बी जो होगी वो क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी। ये प्रश्न तुम्हारे समझ में आए या नहीं आए? इसको मतलब देखो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो लोड नहीं लेना। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताओ इसको क्या क्या लिखेंगे? बताओ घटते हुए क्रम में लिखना है। बताओ लिखेंगे। बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे सी और फिर लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे? बी ए सी डी। क्यों लिखेंगे सर बी ए सी डी? इसलिए लिखेंगे मेरे भाई देखो किसमें लिखना है? घटते क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? घटते क्रम में। तो देखो सबसे पहले कौन अभिक्रिया कर रही थी? बी। फिर किसने की है? ए ने। देखो भाई इसमें किसने की है? बी ने। इसमें किसने की है? ए ने। इसमें किसने की है? देखो इसमें किसी ने नहीं की, मतलब अभी डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें किसने की है? सी ने। तो फिर बाद में क्या आएगा? डी आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? बी ए सी डी। बी ए सी डी। आ गई बात समझ में? कैसे लिखेंगे? सर देखो हमने यहाँ पे देखा मेरे भाई, एक मिनट देखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि बी वाली ही क्या कर रही है? अभिक्रिया कर रही है। तो इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है? बी वाली है। क्या ए वाली ने अभिक्रिया की? क्या नहीं की सर। सी वाली ने की? क्या नहीं की सर। डी वाली ने की? क्या नहीं की। देखो भाई यहाँ पे जो आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है, ये वाले क्या है? ये इस तरीके से मतलब ये पहले ही किस में लिखे गए हैं? ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर लिखे गए हैं पहले से, ठीक है ना।
अब देखो इसमें क्या किया गया अपन ने, भाई आयरन के साथ अभिक्रिया किसने की है, मान लो पहले बी ने की है, तो अधिक्रियशील कौन हो गया, बी हो गया। इसके बाद में किसने, इसमें किसने अभिक्रिया की है, बी ने की है क्या, नहीं सर बी ने कोई अभिक्रिया नहीं की। यहाँ पे सी ने की है क्या, नहीं की। डी ने की है क्या, नहीं की। तो किसने की है, ए ने। तो अब बी के बाद में कौन अभिक्रियाशील हो जाएगा, सर ए हो जाएगा। अच्छा इसमें बताओ, इसमें किसी ने की है क्या, सर इसमें किसी ने अभिक्रिया नहीं की, इसमें किसी ने कोई भी अभिक्रिया नहीं की। अगर कोई अभिक्रिया नहीं की तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा था कौन सा नहीं था, नहीं सर हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें आ जाओ भाई चौथे में, इसमें किसने की है, सर सी ने की है मेरे भाई। तो अब कौन सा क्रियाशील हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिर सबसे कम कौन हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। ये इनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे सर आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार और पढ़ेंगे बेटा सही से, जब इसको तुम 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बताओ भाई, जब भी हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, तुम बोलोगे सर संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। संगत लवण और क्या बन रही थी मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। अब यहां पर बेटा हमें क्या करना है, यहां पर हमें किसकी अभिक्रिया करवानी है, आयरन की अभिक्रिया। आयरन का मतलब होता है Fe का मतलब लोहा। उस लोहे की अभिक्रिया मतलब Fe की अभिक्रिया किससे करवानी है, तुम बोलोगे सर तनु H2SO4 से करवानी है। तो ये लिख दिया बेटा मैंने, H2SO4 लिख दिया। और जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी मतलब ये अभिक्रिया लिखनी थी। अब बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा सर Fe2SO4 प्लस में H2 और यहाँ पे 2 Fe लग जाएगा। ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। और इसमें क्या लिखेंगे कि धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है मेरे बेटे, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लिखेंगे इसमें कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व बेटा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ये लिखेंगे। इसमें बताएंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कि भाई ये अभिक्रिया लिख देंगे, अभिक्रिया लिखने की ही बात कही है इसने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब मेरे भाई बताओ, ये जिंक हो गया Zn, ठीक है। इस जिंक की अभिक्रिया आयरन सल्फेट का मतलब Fe2SO4 इसके साथ करवाते हैं तो क्या होगा। अब बताओ जिंक अधिक क्रियाशील है या फेरस, तुम बोलोगे सर केदारनाथ का माली आलू जरा फीके। सर फीके तो बाद में आता है, जरा आता है, जरा का मतलब जिंक पहले आता है। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये बनाएगा बेटा ZnSO4 प्लस में 2Fe, ठीक है मेरे भाई। क्या बना लेगा, 2Fe बना लेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं मेरे भाई, ये प्रश्न हो गए। आगे बढ़े मेरे भाई। चलो, धातुएं माया धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, थोड़ा सा स्पीड से लेंगे, जो चीजें समझने की उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी है। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है, नवी कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। भाई तुमने मतलब क्या किया था, तुमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे थे कि नहीं भरे थे, नहीं भरे थे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नवी क्लास थोड़ी 10वीं है तो, है ना, नालायक हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे होंगे तुमने कि भाई सर इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें मतलब 8 भरे जाएंगे, इसमें 8 भरे जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूरा होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ये वही है जिसमें मैंने सारणी बनवाई थी, उत्कृष्ट गैसें, धातु है धातु, तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता पूरी होती है, इसलिए वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश में इसका बाह्यतम कोश, L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। इसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता होती है, ठीक है। तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके K, L एवं M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋण आयन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। ये वही बात है मेरे भाई जिसमें मैंने तुम्हें ये वाली सारणी बताई थी। ये वाली सारणी मैंने तुम्हें बताई थी, बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी? तुम बोलोगे हाँ सर बताई थी, ये वाली सारणी तो बताई थी ना भाई। ये वाली सारणी, इस वाली सारणी में अपन क्या करे थे, उत्कृष्ट गैसें देखी थी, जिसमें मैंने हीलियम, नियोन और आर्गन बताई थी। 2, 8, 10, 18, 2, 8, 2 देखो K, L, M, N इस तरीके से कोष थे। तो K कोष में अपने पास पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, L कोष में यहाँ पे भी क्या थे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। यहाँ पे क्या थी, कमी थी। अब देखो इसके M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, मतलब इनमें तो देखो पूरे हैं, 2, 8, 8, 2, 8, 8 इनमें तो पूरे हैं मेरे भाई। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 8, 8 है तो इधर पाए जाएंगे, मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसमें देखो 5, 6, 7 इनको कमी है, इनको कमी है तो क्या हो जाएंगे, अधातुएं। अगर ज्यादा है तो धातुएं, और अगर बेचारे सब चीजें क्लियर होके पड़ी है तो वो क्या होंगी बेटा, क्या होंगी अपने पास? तुम बोलोगे कि सर वो उत्कृष्ट गैसें होंगी। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता। सोडियम क्लोराइड जो होता है अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। विपरीत आयनों का क्या होता है बेटा, समुच्चय होता है। जैसे Na था, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यह अभिक्रिया मैंने तुम्हें समझाई थी। यहाँ पे Cl+ में E मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे पहले 2, 8, 1 था, 2, 8, 1 था, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो प्लस वाला माइनस के साथ मिल जाएगा तो ओनली क्या बच जाएगा, 2, 8 बच जाएगा। अब देखो इसमें क्या थे भाई, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 6, 1, 7, और ये एक Na का ये इधर ले लेगा, ये Na का जो डॉट दिख रहा है ये क्या करेगा बेटा, इस डॉट को इधर ले लेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बना के दिखाया है। और इस तरीके से क्या बन जाएगा मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को समझते हैं। Mg यहाँ पे 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस के कितने हैं देखो, समझेंगे इसको, थोड़ा सा समझा देता हूँ। लो देखो देखो यहाँ पे प्लस के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए माइनस वाले, तब जाके ये प्लस का 2 और माइनस का 2 मिल जाएंगे। तो Mg का तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 2 है, इसके पास मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे सर, कितने होने चाहिए थे, 8। लेकिन अब या तो ये 2 को दे दे या फिर ये 6 किसी से ले ले। अब बताओ इसको ज्यादा जोर किस में आएगा, 6 को लेने में या 2 को देने में? तुम बोलोगे सर 6 को लेने में इसको ज्यादा दिक्कत आएगी, इसको ज्यादा जोर पड़ेगा मेरे भाई। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुम बोलोगे हाँ सर इसको 6 लेने में तो हालत खराब हो जाएगी। ये ऐसे करे कि 2 कर दे दे दे, तो ये क्या करेगा, 2 को दे देगा मेरे भाई। किसको दे देगा, इस क्लोरीन को दे देगा। अब क्लोरीन के ऊपर तो देखो मेरे भाई ये क्लोरीन था, अब क्लोरीन में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब 7 क्या करेगा भाई, ये 1 ले सकता है, या तो ये तो क्या कर सकता है, 1 ले सकता है या फिर 7 दे सकता है। बताओ इसको जोर किसमें पड़ेगा, इसको सर जोर तो इसमें पड़ेगा कि 7 देगा। ये क्या करना चाहिए, इसको तो 1 ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे भाई Mg के पास तो प्लस का 2 है और Cl के पास कितने की कमी है, -1 की कमी है। अब Mg कह रहा है कि भाई मैं तो 2 दूंगा, मैं तो कितने दूंगा, 2 दूंगा। Cl यू कह रहा है भाई मेरे पास तो 1 की कमी है। तो यू कह रहा है मेरे को मतलब कौन मेरा भाई, मेरे को मतलब कौन, ये Cl से कह रहा है ये Mg कि भाई मेरे को मतलब कौन, मेरे को मतलब है ही नहीं, मुझको मतलब है ही नहीं। तेरे पास 1 चाहिए तो मैं तो देख पूरा 2 दूंगा, तेरे को लेना है तो ले लो। जैसे तुम कहते हो जैसे भाव करने जाते हो तुम, तो वही कहता है भाई 1-2 किलो कौन, सीधा 5 किलो। वो बुग्गे वाले आते हैं, टेम्पू वाले आते हैं, वो सब्जी बेचने के लिए, आलू वगैरह, तो वही कहते हैं 10 किलो को भाव है सीधो, 1-2 किलो कौन मिले। तो ऐसे इसने कह दी कि देख 2 है मेरे पास, सीधा कितना है, 2 लेना है तो दोनों ले ले, न ले तो मत ले। तो यानी कि यार मेरे को तो 1 की जरूरत है भाई, 1 दे दे यार। यानी कि ना यार 1 तो कौन दे यार। तो यानी कि फिर काय करा, जो घर तू यहाँ कर कि तेरे जिसे 1 और आदमी लिया, फिर तुम दोनों आधा आधा बांट लीजो। ये बात भी सही है। तो अभी क्लोरीन कितना आया भाई, ये क्लोरीन गया 2। अब 2 गया तो 1 तो -1 की जरूरत या को, और 1 -1 की ये दूसरा क्लोरीन को, तो ये प्लस का 2 ये दोनों में चल जाएगा। कौन चल जाएगा, तुम बोलोगे हाँ गुरुजी चले जाएंगे। तो देखो मेरे भाई ये Mg था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो ये लो अब दिखेंगे। देखो ये 2 गोले गोले से दिख रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहे हैं। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन हो गया और ये दूसरा क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये क्लोरीन और क्या हो गया, दूसरा क्लोरीन। देखो इस तरीके से देखेंगे मेरे भाई, है कि नहीं 2 क्लोरीन? तुम बोलोगे हाँ सर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सर इसको 1 की जरूरत है, इसको 1 की जरूरत है। तो ये बन जाएगा Mg
Cl2, तो MgCl2 बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा बेटे? निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अपन, और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? तो धनायन में तो बेटा Mg आएगा, मैग्नीशियम आएगा, और ऋण आयन में आएगा आपके क्लोरीन आएगी सर, क्लोरीन गैस आएगी। ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म ये अपन ने देखा था। देखो पहले ये देख लेते हैं। स्पैचुला पर लवण के नमूने को गर्म करना। स्पैचुला का मतलब होता है एक चम्मच की तरह होता है, जिसमें अपन ने क्या डाला है? लवण डाला है। ठीक है। नमक युक्त स्पैचुला, इसमें नमक डाला हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं? अपन ने बर्नर से गर्म किया है मेरे भाई। ठीक है। अब आगे देखेंगे। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को यौगिक मतलब आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। प्रयोगशाला क्रियाकलाप 3.13। विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। अन्य लवण का नमूना लीजिए। कहाँ पे आ गए भैया? हाँ ठीक है। देखो, अन्य लवण का नमूना लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूनों के साथ यह क्रिया दोहराइए। क्या आप देखते हैं क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोलियम, केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार अन्य लवण के नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि जब ये देखो इनको गर्म करेंगे तो ये अलग अलग रंग के साथ जलेंगे। दूसरी बात, ये जो होते हैं मतलब आयनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन आदि विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? देखो इस तरीके से। इसमें क्या है भाई? ये वैद्युत मतलब लवण के विलयन की चालकता की जांच कि ये लवण जो इसमें डाला हुआ है, जो नीला नीला सा जो दिख रहा है ना तुम्हें जल, ये जो जल दिख रहा है, ये नीले कलर का जो दिख रहा है तुम्हें, ये नीले कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है भाई? लवण का विलयन है। क्या है? लवण का विलयन। इस लवण के विलयन में क्या करना है मेरे भाई? लवण के विलयन में देखो मेरे भाई, कॉल आ गया था सॉरी, है ना। चलो देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। ठीक है। नमूने को जल, पेट्रोलियम, केरोसिन ये तो अपन ने देख ही लिया। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? लवण के विलयनता की चालकता की जांच कर रहे हैं। इसमें अपन ने क्या लिया बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। क्या लिए? 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब है भाई लोहे की रोड मान लो। ठीक है। इनको अपन ने क्या किया है? एक बैटरी से, एक कुंजी से, एक बल्ब से जोड़ दिया। अब देखो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। अगर ये लवण का जो विलयन है वो अगर विद्युत का चालन करेगा तो जो करंट है वो बेटा इस तरीके से इसमें बह जाएगी। बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? तुम बोलोगे सर बह जाएगी। अगर ये करंट इधर से इधर इस तरीके से बह जाएगी तो मुझे ये बताओ, अगर करंट इस तरीके से ये मेरे भाई ये बह जाएगी मेरे पास, समझेंगे? ये करंट अगर बह जाएगी तो ये लवण में क्या है? मतलब अपने पास मुक्त आयन है। क्या है? मुक्त आयन। और अगर ये मुक्त आयन है, इन्हीं के कारण तो क्या हो रहे हैं? ये विद्युत का चालन कर रहे हैं। लवण के में मुक्त आयन है, इन्हीं के कारण तो क्या कर रहे हैं? विद्युत का चालन कर रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ सर, इसीलिए विद्युत का चालन कर रहे हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई। अब देखो
ये क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है। जांच वाला लवण विलयन है कि भाई जांच, ये लवण जो है विद्युत का चालक चालक मतलब चालक है या नहीं है। ये बीकर है, स्विच है, बल्ब है, इस तरीके से लगी हुई है। आगे देखेंगे मेरे भाई, कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, इनको थोड़ा सा आप क्या है याद रख लेंगे, क्योंकि ये आगे जाके तुम्हारे काम आने वाले हैं, फ्यूचर में याद आएंगे, मतलब अभी याद कर लेंगे तो फ्यूचर में क्या आएंगे मेरे भाई, काम आएंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, इसमें देखेंगे NaCl का कितना है, इसका गलनांक तो कितना है और क्वथनांक कितना है भाई, 1074 है। इसका कितना है, 1074 NaCl है। ठीक है मेरे भाई, इस NaCl का गलनांक तो कितना है, 1074 है। और क्वथनांक कितना है सर, क्वथनांक बोलोगे बेटा 1686 है। कितना है मेरे भाई, 1686 है मेरे भाई। देखो ये याद करना है, मैं क्यों कह रहा हूं इसे याद करने की, क्योंकि आगे जाके तुम्हें कंपटीशन में ये वाली सारी चीजें काम आने वाली है। आजकल जो प्रश्न पूछता है वो बेटा फैक्चुअल डेटा पे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसको क्या बता, आपको डाटा याद करना ही पड़ेगा कि ये 1074 पे आती है। ठीक है, 10वीं तक की तो मैं नहीं कह रहा, देखो किताब में दिया हुआ है, तो मैं इसकी भी नहीं कह रहा कि 10वीं में नहीं आएगा। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, हमें अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार होकर चलना है। ठीक है ना, तो बेटा देखो धीरे हल्का हल्का से याद रख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कितना है गलनांक, तो कितना है 10, मतलब ऐसे याद रख लेंगे 1074। और क्वथनांक कितना है 1686। ये क्या है अपने पास LiCl, मतलब लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का कितना है 887 और क्वथनांक कितना है 1600। कैल्शियम क्लोराइड का कितना है 1045 और इसका क्वथनांक कितना है 1900। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक कितना है 2850 और इसका क्वथनांक कितना है 3120। मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक कितना है 981 और क्वथनांक कितना है मेरे भाई 1685। अब कैसे याद करेंगे गुरुजी, बेटा याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, हल्का हल्का तो याद करना ही पड़ेगा। अगर मान लो जैसे प्रश्न भी आ गया तो तुम्हें क्या करना है, ये चीज समझनी है। देखो ट्रिक बना के देख लेते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, NaCl को याद रखेंगे बेटा। देखो ये तुम्हारे 10th में पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे याद रखनी है। NaCl का मतलब याद रख लेंगे कि सोडियम क्लोराइड, भाई जल में घुलेगा सोडियम क्लोराइड। ना करते कितने करते 10 ना करते, कितने ना करते 10 ना करते। अरे ऐसे छोड़ो इसको, तुम क्या याद रखोगे, कैसे याद रख सकते हो भाई, देखो ये तो तुम्हारा डाटा है, याद करना पड़ेगा। ट्रिक तुम बना लेना, ठीक है, बन जाए तो तुमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं वैसे याद रख ले भाई, नमक की जो थैली आती है 1074 की आती है। अगर ऐसे नहीं करते तो वो कहते हैं तेरे जैसे 86 आते हैं तो 1686 याद रख लेंगे। इस तरीके से मतलब LiCl की याद रख लेंगे। LiCl में मतलब क्या याद रख लेंगे 887 और 1600। मतलब देखो ट्रिक व्रिक भाई हर जगह ट्रिक नहीं बनती, बन जाएगी लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, अपन को इसका रिवीजन करना है मेरे भैया ना। तो देखो ये ओनली नॉर्मली याद रखनी है अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब हल्का हल्का दिमाग में डालना है बस। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मतलब दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति मैंने तुम्हें लिखवाई दिया था, क्या क्या लिखवा देता, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा कैरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें, किसी विलयन से विद्युत चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में उपस्थित, जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या हो जाता है, ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बना देंगे तुम। सोडियम के लिए कैसी हो जाएगी बताओ, सोडियम के लिए कैसी हो जाएगी, देखो एक बना के दिखा रहा हूं मैं। सोडियम के लिए कैसी हो जाएगी सर, सोडियम के लिए ऐसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये लो सोडियम। ठीक है, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये Na हो गई, ये Cl की इस तरीके से हो जाएगी। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई सोडियम की। देखो आगे देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या देखेंगे अपन,
ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अपन क्या कर सकते हैं भाई, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए, अब देखो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं, NaO से बना सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बना सकते हैं बताओ, सोडियम की NaO के साथ MgO के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगी सर, ऐसे बनेगी, ये Na हो गया, देखो समझो, Na की O के साथ, ऑक्सीजन के साथ बना के दिखाता हूं। ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है मेरे भाई 6 होती है, 2 4 और ये इस तरीके से 6 होती है, ठीक है मेरे भाई, देखो इस तरीके से, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको 2 की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, 2 की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। तो Na के पास तो कितना है सर, 1 है, तो Na कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 Na इधर जाएंगे, 2 Na इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये Na2O बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, ठीक है, Na2O बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ बताओ, किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए, अब मैग्नीशियम के लिए निकालेंगे, बताओ Mg के लिए कितना होता है, 2 होते हैं, Mg में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन में वही 6, 1 2 3 4 5 और 6, बताओ है कि नहीं। देखो भाई समझ में तो तुम्हारे नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, कैसे कि भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे आता है, तुम बोलोगे सर 8 पे आता है, 8 पे, कितने पे आता है, 8 पे, तो 8 में आता है, तो बेटा पहले कोश में, के कोश में कितना 2, एल कोश में कितना 6, अब ये होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था सर, लेकिन इसके पास तो कितना है 6, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, तुम बोलोगे सर 2 की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस Mg की O के साथ अभिक्रिया कराऊंगा, तो ये Mg के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जाके इधर सेट हो जाएंगे और ये बन जाएगा मेरे भाई MgO बन जाएगा, MgO बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो भाई आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O MgO का निर्माण दर्शाइए, ये अपन ने निर्माण बनाकर दर्शा दिया भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये Na2O बना दिया और ये क्या बना दिया अपन ने, MgO बना दी, ठीक है। इन यौगिकों में से कौन, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, बताओ धनायन तो कौन सा हो जाएगा, Na हो जाएगा, और ऋणायन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऐसे ही इसमें धनायन MgO और इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है भाई, इनका गलनांक इसलिए उच्च होता है बेटा, आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आकर्षण के कारण मजबूत, मतलब मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं, ठोस एवं कठोर होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इनको मतलब इनके बीच के ये जो बंद होता है ना बेटा, इसका ये क्या होता है, बंद, मतलब इसमें क्या होता है, अंतरायनिक बंद होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब है धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है बेटा। जब मजबूत आकर्षण बल होता है मेरे भाई, जब मजबूत आकर्षण बल होता है, तो मजबूत आकर्षण बल के कारण क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं। अब इनको जब क्या किया जाता है, इनको तापमान दिया जाता है, इनको क्या किया जाता है, तापमान दिया जाता है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, इस बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की क्या हो जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो क्या होता है मेरे भाई, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। देखो आगे समझेंगे, लिखवाया हुआ है ना मैंने भाई, आयनिक यौगिक गलनांक उच्च। देखो अब आता है धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की ऊपरपट्टी की धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं बेटा, अयस्क कहते हैं। इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। कुछ धातुएं अपने यौगिकों को मिलते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी। प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक, फेरस, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर
हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिखाया गया है। निम्नलिखित भागों में चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। ये 3.9 देखो भाई, इसमें क्या है, ये विद्युत अपघटन के द्वारा, ये कार्बन के उपचयन से, ठीक है, कार्बन के उपयोग से अपचयन और प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति होती है इनकी, ठीक है। अयस्कों का समृद्धिकरण देखेंगे। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। सर्वप्रथम धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। अब देखेंगे मेरे भाई, देखो ये वाली चीज मैंने सारणी तो में बनवाई थी कि अयस्क होगा, अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातु है, गलित धातु का वैद्युत अपघटन करेंगे और शुद्ध धातु मिल जाएगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में 2 पाए जाएंगे, इस कार्बोनेट का अयस्क और सल्फाइड का अयस्क। इसका निस्तापन करेंगे, भर्जन करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा, धातु में अपचयन हो जाएगा और धातु का शोधन कर लेंगे हम, ठीक है। ऐसे हमने देखी थी निम्न अभिक्रियाशील धातु, सल्फाइड अयस्क, भर्जन धातु और परिष्करण। तो देखो अयस्क से धातु का निष्कर्षण, उपयुक्त धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिया होती हैं। देखो भाई, अभी याद आया मेरे, थर्मिट अभिक्रिया और रह गई तुम्हारी, थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट प्रक्रिया रह गई, ठीक है ना। अभी याद आया मुझे, थर्मिट प्रक्रिया आपकी रह गई है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखाऊंगा भैया ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज लिखाऊंगा, कोई भी चीज तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो। आगे देखेंगे, सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातु। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिया है। अनअभिक्रिया का मतलब जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब बहुत कम अभिक्रिया करती है, करती ही नहीं है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेबार, जिसको हम HgS बोलते हैं, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मर्क्यूरी पारद का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में क्या हो जाता है बेटा, अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन को हटा देता है। HgS प्लस में O2 ये बन जाएगा HgO प्लस में SO2। HgO प्लस में इसको और तापमान देंगे तो ये बच जाएगा अपने पास Hg, मतलब पारा बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करने पर इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन देंगे तो ये तापन करेंगे तो यही बनेगा अपने पास कॉपर ऑक्साइड, और मतलब क्या बनेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसको और गर्म करेंगे तो तापन करने पर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। भाई अपने पास क्या मिल जाएगा, अपन को कॉपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। सक्रिय श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क को क्या बोलते हैं, सोफे पर भजन, तो सल्फाइड को बोलेंगे भर्जन, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये देखेंगे। जिंक की दिखाई इसने, जिंक सल्फाइड है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, ताप दिया तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया और ये क्या बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। और जब ये जिंक कार्बोनेट में था तो हमने इसको तापमान दिया और ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। मैंने एक एक चीज लिखवाई है मेरे भाई, आगे समझेंगे। जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई है तो जिंक तो अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से हम पहले ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन का प्रक्रम है। कार्बन कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वो पूछ ले कि भाई मतलब मान लो कि अपन को क्या करना है, धातु निकालनी है। क्या निकालनी है, धातु। अगर धातु को अपन को निकालना है तो कौन कौन सी विधि है, धातु का अपचयन करके या फिर विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, तो लिखेंगे दोनों ही द्वारा। ठीक है ना भाई, धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील
अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब MnO2 है, जब इसको किसके साथ किया जाएगा, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ किसी की क्या करी जाएगी, अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो ये बन जाएगा मैग्नीज। क्या बन जाएगा, मैग्नीज बन जाएगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा इसमें क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं? देखो भाई, थर्मिट प्रोसेस रह गई, क्यों रह गई, क्योंकि इसमें मतलब है ना, इन्होंने दी भी नहीं थी, ये दे रखी है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। देखो, क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में ही प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बेटा यहां से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, थर्मिट अभिक्रिया, हेडिंग डाल लेंगे थर्मिट अभिक्रिया, और थर्मिट अभिक्रिया में लिखेंगे आयरन ऑक्साइड के साथ, यहां से लिखेंगे भाई, यहां से लिखेंगे आयरन ऑक्साइड के साथ। ठीक है मेरे भाई, आयरन, इसी तरीके से लिखेंगे आयरन ऑक्साइड जिसको Fe2O3 बोलते हैं, इसके साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसकी अभिक्रिया की ये हो जाएगी, इसको लिख लेंगे। ठीक है मेरे बेटे, और इसको स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिखवाई नहीं, दिमाग में नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब लिख लेंगे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, आयरन ऑक्साइड जिसको Fe2O3 बोलते हैं, उसके साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। इसमें Fe2O3 है, एल्युमिनियम है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो लोहे में बदल जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तुमने इस तरीके से देखा होगा कि इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक में यहाँ नीचे भट्टी जलती होती है और ये इसको गर्म करते रहते हैं, और इस गर्म करने के बाद में यहाँ पे एक पाइप होता है जिससे हम क्या करते हैं, इन रेल की पटरियों की जो दरारें होती है उनमें हम क्या कर देते हैं, उनमें क्या कर देते हैं बेटा, जो ये फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाकर हम इसमें डाल देते हैं, जिसके कारण हमें आयरन और क्या मिलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो रेल पटरियों को संधित करने के लिए, संधित का मतलब जोड़ने के लिए, थर्मिट प्रक्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रक्रम बोलते हैं। तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया को काम में लिया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया को काम में लिया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया में कौन कौन सी धातुएं काम में ली जाती है, तो बेटा बताएंगे कि इसमें फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। इसको बहुत अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये फेरस अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, लिख लेंगे ये वाली चीज यहाँ से, आयरन से और यहाँ तक। ठीक है ना, अभिक्रिया भी लिखेंगे इसकी, आगे देखेंगे मेरे भाई। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखो भाई, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। मतलब कार्बन से कम और ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ज्यादा अभिक्रिया से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है जिस पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, तथा एनोड जो कि धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार है बेटा, कैथोड पर Na+ में इलेक्ट्रॉन तो Na बच जाएगा, और एनोड पर क्या हो जाएगा, 2Cl है तो Cl2+ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य के हटाने की सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है बेटा, वैद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, अशुद्ध धातु को तो क्या बना रहे हैं, एनोड, और शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बना रहे हैं, कैथोड। ठीक है, देखेंगे अब आके धातु के लवण विलयन का उपयोग वैद्युत अपघट्य। देखो भाई मैंने क्या लिखवाया था, एनोड को
एनोड को शुद्ध धातु लिखवाया था क्या भाई? देखेंगे एक बार नोट्स में, एक बार मेरे ध्यान नहीं है, एक बार देखेंगे और अगर सही नहीं है तो सही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे कि इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग वैद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। वैद्युत अपघट्ट से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। भाई देखो ध्यान से समझ लेंगे, अगर मैंने नोट्स में एक बार देख लेंगे, भाई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप मेरे मतलब मुझे जैसे ध्यान है मैंने ऐसे लिखवा दिया शायद कि एनोड पर शुद्ध धातु को लगाया जाता है, जबकि एनोड पर अशुद्ध धातु को लगाते हैं और कैथोड पर शुद्ध धातु की पतली परत को लगाते हैं, ठीक है। अगर गलत है तो नोट्स में सही कर लेंगे मेरे भाई एक बार, अगर गलत है तो नोट्स में सही कर लेंगे एक बार, ठीक है। अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग वैद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। वैद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, विलेय अशुद्धीय विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धीय एनोड थली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ये इसका चित्र था जो मैंने तुम्हें बनवाया भी था। इसको बोलते, ये तो अपने पास क्या है भाई, एक टैंक है, ये अपद्रव्य है जिसमें एनोड पंख है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। अम्लीय कोपल सल्फेट का विलयन है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये कुंजी है, ये क्या है, बैटरी है। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कोपल सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये वाली चीज को सही से लिख लेंगे, अगर गलत लिखवा रखा है या गलती मैंने कर रखी है तो भाई इसको सही लिख लेंगे थोड़ा सा, कि एनोड पर अशुद्ध धातु को लगाते हैं और कैथोड पर क्या होती है, शुद्ध धातु की पतली परत होती है। संक्षारण की बात करें, संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन देखो भाई, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के कारण अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। अब देखो निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और जैसे खनिज जिनमें क्या होती है, धातु की काफी मात्रा होती है और जिन्हें निकालना हमें लाभप्रद होता है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। और गैंग किसे कहते हैं, बताओ, अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो लिख देंगे बेटा सोना और चांदी, ठीक है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, बताओ। ऑक्साइड के लिए कौन सा काम में लिया जाता है, बताएंगे सभी भाई, बताएंगे कौन सा लिया जाता है, बताओ भाई कौन सा लिया जाता है, भाई बताएंगे जल्दी। धातु को बताओ कौन सा प्रक्रम काम में लिया जाता है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए। ऑक्साइड से प्राप्त कर रहे हैं बेटा, ना तो सल्फाइड से कर रहे हैं ना कार्बोनेट से कर रहे हैं, ऑक्साइड से कर रहे हैं। अगर ऑक्साइड से कर रहे हैं तो बेटा किससे करेंगे, अपचयन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, अपचयन प्रक्रम द्वारा। कौन से प्रक्रम द्वारा मेरे भाई, अपचयन प्रक्रम द्वारा। ध्यान रखेंगे या ऑक्साइड है, ना तो सल्फाइड है ना कार्बोनेट है। सल्फाइड होता तो भर्जन, कार्बोनेट होता तो कौन सा, निस्तापन। लेकिन यहाँ पे कौन सा है बेटा, ऑक्साइड है। और अगर ऑक्साइड है तो मेरे बेटे वो कौन सा होगा, बताएंगे सभी। तुम बोलोगे सर ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्साइड है तो अपचयन प्रक्रम काम में लेंगे। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है बेटे मेरे भाई, क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की ऐसे ध्यान रखेंगे भाई, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। आइए उन स्थिति का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। एक परखनली लीजिए एवं उस प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। इन परखनलियों को ABC नाम दीजिए। परखनली ए में थोड़ा जल डालकर उसके कोर को बंद कर दीजिए। इसमें जल डाल दिया भाई अपन ने, ठीक है। आगे देखेंगे, परखनली बी में उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कोर से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कोर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परखनलियों को कुछ दिनों के छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। तो हम देखेंगे बेटा, ना तो इस पे जंग लगेगा ना इस पे जंग लगेगा। तो जंग किस पे लगेगा, पहली हुई परखनली पर लगेगा। क्यों लगेगा सर, क्योंकि जंग लगने के लिए मैंने तुम्हें बताया था नमी की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। देखो इसमें वायु है, इसमें भी वायु है, इसमें शुष्क वायु है, ठीक है। लेकिन इसमें तो तेल की परत है जो कि वायु को अंदर जाने ही नहीं देगी। लेकिन ये वाली क्या होगी, ये वायु के संपर्क में आ जाएगी। तो वायु के संपर्क में आ जाएगी, नमी के संपर्क में आ
जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसमें जंग लग जाएगी। आप देखेंगे कि परख नली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली बी एवं सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा। परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है, यही बताया भाई मैंने तुम्हें। परख नली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परख नली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो संक्षारण से बात करेंगे भाई। देखो, लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच करना, परख नली ए में वायु एवं जल दोनों उपस्थित है, परख नली बी में जल में विलीन वायु नहीं है, परख नली सी में शुष्क वायु है। संक्षारण से सुरक्षा, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या सदलेपन, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, जिसको हमने क्या बोला था, जस्तीकरण बोला था, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। देखो भाई, यशदलेपन की प्रक्रम देखेंगे। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, यशदलेपन कहलाता है। जिंक की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशदलेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। मिश्रात्वन का मतलब उसमें कोई धातु क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। इस विधि से हम इच्छानुसार धातु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर और प्रबल हो जाता है। और तुम मुझे बताओगे कि जब हम लोहे में कार्बन मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हो जाता है लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम मिलाने पर, लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। शीतलीकृत का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, वो ठंडा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना। ये वाली चीज मैंने लिखा दी थी। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसके मिश्रातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन पीबी एवं एसएन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। देखो भाई, ये मिश्र धातु के मैंने तुम्हें नाम लिखवा दिए थे कैसे कैसे, इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी थी। इसका गलनांक देख लेंगे भाई, किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है। ये तुम करोगे भाई, ये तुम करोगे। मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा काम देता हूं वो तो कर लिया करो, नालायक हो तुम। चलो देखो, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का चमत्कार लगभग 1600 वर्ष पूर्व। ये है भाई दिल्ली का लोह स्तंभ। इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगती। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगती। एक बार ये प्रश्न आया, लोह स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगती। मैं सोचता कि यार लोहे का जंग क्यों नहीं लगती, मैंने पता नहीं, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या है, फिर बाद में पता चला इस लोह स्तंभ की बात कर रहा है। तो देखिए लगभग, तो देखो भाई, इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन मतलब कि 6000 किलो है मेरे भाई। कितना किलो है, 6000 किलो। इसको देख भी आया भाई, मैं तो थोड़ा सा ना ऐसे चला गया था घूमते घूमते, तो कोई बात नहीं। देखो भाई, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्नलिखित धातुओं के साथ गर्म किया जाना। तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्या कह रहा है ये, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्नलिखित धातुओं के साथ गर्म किया गया। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, बताओ भाई। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्नलिखित धातुओं के साथ, अब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो अब इसको सक्रियता श्रेणी से देखेंगे। अब जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड है, इसमें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो केदारनाथ का माली इसमें भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो अधिक क्रियाशील है ना। माली आलू जरा फीके पकाता है कौन, तो ये कॉपर को क्या करेगी, विस्थापित करेगी। ठीक है, तो किस स्थिति में अभिक्रिया घटित होगी, एक तो कॉपर की स्थिति में, जिंक ऑक्साइड के साथ तो किसमें, कॉपर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी किसमें,
मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी कॉपर में, और कॉपर ऑक्साइड में क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड में कुछ भी नहीं होगा। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो भाई कौन सी नहीं होती, बताओ कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो सोना होती है बेटा जो संक्षारित नहीं होती। मिश्रातु क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रातु कहलाता है। तत्वों को धातुओं में धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपने क्या सीखा, जो सीखा हुआ है वो उसके बारे में। धातुएं तन्य आघातवर्धिनी चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर पारद जो होता है द्रव अवस्था में होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की विक्रियशीलता भिन्न भिन्न होती है। पूरे चैप्टर का सारांश है मेरे भाई, है ना, ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जो धातुएं हैं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। ठीक है भाई, धातुकर्म किसे कहते हैं, अयस्क से धातु को निष्कर्षण कर दे तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धातुकर्म कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिश्रातु कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखेंगे आगे। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। अधातुओं के गुणधर्म कैसे होते हैं बेटा, धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्धिनी नहीं तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो कौन कौन सी, ये वाली देखो, एक तो ये वाली लाइन, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। और एक ये धातुकर्म की परिभाषा, धातुकर्म किसे कहते हैं, तो अयस्क धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने लिखवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे। अभी प्रश्न बच रहे हैं थोड़े से तुम्हारे। अरे क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहा है। हाँ चलो और देख लेते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। क्या होती है, धातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित आयन बनाती है। अधातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। आगे देखते हैं भाई, ये प्रश्न रह रहे तुम्हारे, क्लास तुम्हारे 1 घंटे की हो गई, शायद 1 घंटे 1 मिनट की होगी। चलो 5-7 मिनट में इनको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन की अभिक्रिया को दर्शाता है, बताओ। इसमें कौन सा अभिक्रिया बताएंगे, सभी जल्दी बताएंगे। बताओ कौन सा है जो मतलब इसमें विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा, जल्दी बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे, बताओ। यहाँ पे ध्यान से सुन लेंगे। AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है ना, AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। देखो मैं ट्रिक लगाता जाता हूँ, तुम जल्दी जल्दी इसमें देखना। इसमें क्या आएगा भाई, डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl का विलयन और कॉपर। तो Na तो अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, तो यह अभिक्रिया में नहीं होगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, केदारनाथ का माली आलू झरा, आलू तो बाद में आएगा, मैग्नीशियम मतलब माली पहले ही आ जाएगा, तो ये वाली में भी क्या नहीं होगी, विस्थापन नहीं होगी। FeSO4 का विलयन और सिल्वर धातु, सिल्वर धातु तो बहुत कम क्रियाशील है, तो ये क्या होगा बताओ, इसमें भी मतलब नहीं होगा। तो ये AgNO3 और कॉपर धातु, कॉपर क्या अधिक क्रियाशील है और AgNO3 क्या कम क्रियाशील है, तो Ag को विस्थापित कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा कौन, कॉपर आ जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तुम बोलोगे सर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपरोक्त के सभी, ऊपर के सभी। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे इसमें, बताओ। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, तुम बोलोगे सर जंग से बचाने की तो तीनों ही विधि है, तीनों ही विधि है। लेकिन बेटा तुम अगर ये फ्राइंग पैन पे जो पैन है उसके तुम ग्रीस या तेल लगाओगे, पेंट लगाओगे, तो वो तुम्हारी शर्ट को ही खराब नहीं कर देगा क्या, तो बेटा जिंक की परत चढ़ाकर आएगा। इसमें क्या आएगा, जिंक की
परत चढ़ाकर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलयी, यह तत्व क्या हो सकता है बताओ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, किसका बनाता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ध्यान से सुन लेंगे बेटा। और क्या करता है, ये जो यौगिक है जो जल में विलय है, मैंने तुम्हें बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो जल में क्या है, विलय है, तो कैल्शियम आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है मेरे भाई, है ना। देखो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों बताओ, क्यों होता है, क्योंकि अभिक्रियाशील है भाई। कौन, अब बताओ कौन अभिक्रियाशील है, जिंक अभिक्रियाशील है या टिन अभिक्रियाशील है, जल्दी बताएंगे। टिन की अपेक्षा जिंक क्या है बताओ, अधिक क्रियाशील है। टिन की अपेक्षा क्या है, जिंक अधिक क्रियाशील है भाई। टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। टिन तो क्या है बेटा, टिन क्या है, बहुत कम क्रियाशील है जिंक की अपेक्षा। तो जिंक क्या है सर, जिंक क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। तो सी ऑप्शन आएगा मेरे भाई, इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, इनका उपयोग कर धातु एवं धातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। भाई पहली बात तो हथौड़े से पीट कर देख लेंगे, ठीक है, धातु से मतलब हथौड़े से पीट के देख लेंगे, चादर के रूप में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु। बैटरी लगाकर देख लेंगे, बैटरी, बल्ब और तार और स्विच, इनका एक परिपथ तैयार करेंगे। और विद्युत चालकता देखेंगे, अगर विद्युत का चालक है तो धातु है, ठीक है। धातु में धातु में विभेदन कर लेंगे। इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का अवलोकन कीजिए। भाई इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का पता लग सकते हैं कि विद्युत का चालन कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है, और धातु है या अधातु। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण दीजिए। तो मैंने बताया था तुम्हें कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम वाला बताया था कि नहीं बताया था, तुम बोलोगे हाँ सर बताया था ना, बताया था, है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड अभी आई थी परिभाषा कि जिनमें क्या हो, अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण, अम्लीय ऑक्साइड की तरह भी काम करते हो और क्षारीय ऑक्साइड की तरह भी काम करते हो, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और दो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती। तो भाई तुम क्या करोगे बताओ, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। जो भी मैं लाइन बता रहा था तुम्हें कि हाइड्रोजन वाली देखनी है, हाइड्रोजन से ऊपर जो यौगिक है विस्थापित हो जाते हैं, उससे तुम इसको हल करोगे, ठीक है ना। एक दो काम दे रहा हूं जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे नालायक हो। चलो, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे बताओ भाई। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। अशुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे, कैथोड पर शुद्ध धातु लगाएंगे, और क्या पूछ रहा है, विद्युत अपघट्य बना लेंगे, जैसे मान लो किसी को भी, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट वाले ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्युष ने सल्फर के चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगी, आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगी। तो सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगा बेटा, सल्फर जो है क्या है, अधातु है, अधातु जो होते हैं धातु को ऑक्साइड बनाएंगे। भाई अधातु होगी सल्फर, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी, जब अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी तो इसका जल इसमें चला जाएगा, सूखे में ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी, जल में घोलकर जब इसमें हम डालेंगे तो ये अम्लीय विलयन बताएगा। कैसा बताएगा, अम्लीय विलयन। जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को बेटा लाल कर देते हैं। तो आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगा कि नीला लिटमस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऊष्मा ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको समीकरण लिखेंगे भाई, तुम क्या लिखोगे, सल्फर का एस लिखेंगे, O2 लगाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद में तुम बताओगे कि सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फर जो ऑक्साइड है वो क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, जिसकी प्रकृति कैसी है बेटा, अम्लीय है, ठीक है। आगे, लोहे को जंग से बचाने के कोई दो तरीके बताइए। तो ग्रीज लगाकर या मतलब जिंक की परत चढ़ाकर। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाएंगे बताओ, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये तो सीधा का सीधा लिखवाया मैं नोट्स में, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या आघात वर्धनीय है और क्या है, बहुत तन्य धातुएं हैं, ठीक है, और इनका संक्षारण नहीं होता। ये सारे इनके क्या हो जाएंगे, इसलिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील है, वायु के साथ या नमी के साथ ये आग पकड़ लेती है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, तेल के अंदर, केरोसिन के अंदर क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक होती है मेरे भाई। क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड के अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो क्या बोलते हैं, उसको निस्तापन बोलते हैं। सल्फाइड वाले को क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली के रस से साफ करते हुए तर्स देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, क्यों प्रभावी है भाई बताएंगे। भाई जब
धातु के साथ क्या करेंगे, जब धातु के साथ हम क्या करेंगे, धातु के साथ जब भी कोई ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बना लेगी। और जो धातु ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है मेरे भाई। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। जब हम उसके ऊपर अम्ल लगाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड और अम्ल, क्षार मतलब क्षारीय ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और अम्ल मिलेगा तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे, उसको साफ कर देंगे। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधातु एवं धातुओं में विभेद बताइए, तो धातु में अधातु में विभेद बता देंगे भाई रासायनिक गुणधर्मों पे कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मतलब ये तो बनेगा धातु ऑक्साइड बनाएंगे धातु है तो, और ये क्या बनाएंगे, अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से तुम इसमें जो 3-4 अभिक्रिया लिखवाई है मैंने, हाइड्रोजन की मतलब जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने मलिन आभूषणों को पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला ने अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नेत की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो हम बताएंगे हाँ सर, वो जो विलयन था वो एक प्रबल अम्ल था, प्रबल संक्षारक था, जिसको हमने एक्वारेजिया बोला है, अम्लराज बोला है। अम्लराज में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, वो भी 3:1 में होता है। HCl का तो 3 होता है और HNO3 का कितना अनुपात होता है, 1 होता है। 3:1 में हम HCl और HNO3 को मिलाते हैं, जिसके कारण हमें एक्वारेजिया अम्लराज मिलता है, जिसको हम रॉयल जल या शाही जल भी बोलते हैं। उसमें अगर सोने और चांदी को डाल दिया जाए तो वो गलने लगने जाते हैं। इसी में अपन ये क्या करता है, एक्वारेजिया को काम में लेता है, जिसके कारण क्या होता है, सोने की जो ऊपरी परत जो खराब परत होती है वो उतर जाती है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा सा सोना भी उसमें से क्या हो जाता है, हट जाता है। और इस तरीके से ये क्या हो जाती है, इसकी मतलब इसमें क्या हो जाता है भाई, इसके वजन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातों का नहीं। इसका कारण बताइए। तो गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा होता है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु इस्पात जो लोहा होता है वो गर्म जल के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसी के साथ तुम्हारे चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। पूरी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, लिखित वाले देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने पूरी चीजें इसमें समझाई है, सारी चीजें तुम्हें बताई है। इसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सोमवार से अपन जो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, संडे के दिन देखते हैं क्या लाते हैं। बाकी सोमवार से अपना चौथा चैप्टर शुरू हो जाएगा। चौथा चैप्टर होगा बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। आज के लिए इतनी क्लास में काफी है बेटा। आज देखो बातचीत नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, है ना। चलो ठीक है, अपन को पढ़ाई पे फोकस करना है सबसे। और देखो थोड़ा सा जल्दबाजी हुई थी, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछेंगे, नंबर मैंने तुम्हें दिए हुए हैं। ठीक है ना, मैसेज करेंगे कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है मेरे भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके।